विधानसभा चुनाव अपने चरम पर अब आने लगे हैं और प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए निकल चुके हैं, पर अब तक जो है किस तरह के हालात बने हैं, कौन से प्रत्याशी जो है मैदान में किस तरह से अपना दमखम दिखा रहे हैं और क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक भी है माना जाते हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक जो है प्रत्याशी मैदान में गए हैं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के, तो क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह के किस दिशा में जो है चुनाव जाते नजर आ रहे हैं और क्या स्थितियां अभी हमारे जो संसदीय क्षेत्र के अंदर है। उस वजह बताइए कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो अभी जो प्रत्याशी जिस तरह से मैदान में गए हैं और चुनाव अपने चरम पे आ चुके हैं, तो प्रथम अभी जो क्या नजर आ रहा है, किस तरह का सीन जो है अपने ओवरऑल इस संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहा है। शाम अगर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को अपन हब माने और 8 विधानसभा सीटों की अगर अपन बात करें तो इन पूरी 8 विधानसभा सीट पर टक्कर जो है वो कांटा जोड़ दिखाई दे रही है। इस पे थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं कि टिकटों का बंटवारा जो है दोनों प्रमुख जो कांग्रेस और भाजपा जो दल है उन्होंने किस आधार पे किया है। तो अगर हम ये देखें तो कांग्रेस ने जो है 3 पिछड़ों को अपनी तरफ से उम्मीदवारी दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 पिछड़ों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने 4 सवर्णों को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने 5 सवर्णों पे दांव खेला है, जबकि दोनों ही दलों ने एक एक दलित को चुनाव मैदान में उतारा है, जो मलारगढ़ सीटें जो आरक्षित कही जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस ने पिछड़ों पे ज्यादा भरोसा दिखाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों पे ज्यादा भरोसा दिखाया है अगर इन 8 सीटों की अपन बात करें। और अगर इसके अंदर जातिगत आधार पर अगर अपन इसको समझना चाहे, अच्छा इसमें एक खास बात हो रही है कि दोनों ही दलों ने किसी भी महिला और अल्पसंख्यक को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि यूं देखा जाए तो बराबरी की आबादी जो है वो महिलाओं की है। और दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक मतदाता भी खासी तादाद में नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर है। एक दूसरी बात यह है कि ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ है इसमें कुछ खास फैक्टर्स को भाजपा और कांग्रेस ने ध्यान में रखा है। जो हमारे यहाँ बड़ी जातियां हैं जैसे ब्राह्मण, गुर्जर, धाकड़, पाटीदार और राजपूत, ये 5 बड़ी कौमें हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अगर इसको अगर अपन देखें तो भाजपा ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार राजेंद्र पांडे जो जावरा से हैं उनको उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीट में से किसी भी ब्राह्मण को उम्मीदवारी नहीं दी है। अगर गुर्जर की बात करें, गुर्जर, गायरी और धनगर एक बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस ने अब मनासा से उमराव गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस संसदीय सीट पर कोई भी गुर्जर को उम्मीदवार नहीं बनाया। यदि हम धाकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने एक धाकड़, देवीलाल धाकड़ को गरोड़ से उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किसी धाकड़ को उम्मीदवारी नहीं दी है। पाटीदार का जहां तक सवाल है, दोनों ही पार्टियों ने एक एक पाटीदार खड़ा किया, सत्यनारायण पाटीदार नीमच से और राधेश्याम पाटीदार सीतामऊ से। और राजपूत समाज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 राजपूतों पे अपना दांव खेला, यशपाल सिसोदिया मंदसौर और दिलीप सिंह परिहार नीमच, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राजपूत उम्मीदवार को अपनी ओर से मैदान में नहीं उतारा है। मुस्तफा जी, एक और खास बात ये, अब जो है जिस तरह के समीकरण बने हैं और कल जो फॉर्म उठाने की आखिरी तारीख थी उसके बाद देखने को भी मिला है कि कुछ बागी अब जो है कुछ दोनों ही दलों के सामने कहीं ना कहीं खड़े हैं, सामने नजर आ रहे हैं। तो क्या बागी किस तरह के समीकरणों को जो है प्रभावित कर सकते हैं और क्या लग रहा है कि ये इतने मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे कि ये जो है डिस्टर्ब कर पाए सब समीकरणों को। शाम में संसदीय सीट की जो 8 सीटें है उसमें बगावत की अगर बात की जाए तो जावद, सुहासरा और गरोट, ये 3 सीटें बागियों के मान से महत्वपूर्ण हो गई है। जावद की बात करें तो 100 करोड़ के समंदर है जो कांग्रेस के बागी है, धाकड़ समाज से कांग्रेस ने एक भी धाकड़ को उम्मीदवारी नहीं दी है। और अगर सुहासरा से बात करें तो वहां से भी कांग्रेस के बागी ओम सिंह भाटी है जो राजपूत है, वहां पे करीब 50,000 राजपूतों के वोट है और वो भी बगावत मायने रखती है। तो ये तीसरे बागी जो है वो गरोट के अंदर है, तूफान सिंह सिसोदिया जो सोंधिया राजपूत है, वहां पे 45,000 सोंधियाओं के वोट है। तूफान सिंह सिसोदिया कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, उनके सामने जो मीणा है वो भाजपा से है और आदिवासी हैं, तो वहां पे मीणाओं के वोट भी बड़ी संख्या में है। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को इस बगावत का सामना करना है, जबकि 3 सीटों पे सीधे सीधे बागी कांग्रेस को दुख में डाल सकते हैं, क्योंकि धाकड़ों का वोट बैंक भी जावद में बड़ा है और सीतामऊ सुहासरा में राजपूतों का वोट बैंक बड़ा है और सोंधियाओं का वोट बैंक गरोट में बड़ा माना जाता है।
तो जहां तक अगर डैमेज कंट्रोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहले मोर्चे पे सफल दिखाई देती है। उसने अधिकांश जगह जो अपने बागी थे, जैसे सज्जन बाबू नीमच में थे, ऐसे तमाम बागियों को, गोपाल काला सुहासा सीतामऊ में थे, वहां पोरवालों के 20,000 वोट है। तो अधिकांश जगह डैमेज कंट्रोल में भाजपा कामयाब रही है। लेकिन उसके इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस मोर्चे पे बीजेपी से पीछे दिखाई देती है। मुस्वा जी, एक और खास बात यह है कि जो टिकटों का जो वितरण अपना देखा गया और बात की गई, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो संघ का एक बड़ा फैक्टर ये माना जाता है कि टिकटों वितरण में जो है उसका बड़ा एक रोल रहता है। लेकिन अभी जो परिदृश्य देखें और जो टिकट वितरण हुए, तो क्या संघ जो है कुछ कर पाया और वो क्या उनके आधार पर टिकट दिलवा पाया इस बार? जब चुनाव अनाउंस हुए थे तब ये माना जा रहा था कि इस संसदीय क्षेत्र में जो कि संघ परिवार की नर्सरी है, पूरी तरह आरएसएस की चलेगी, संगठन की चलेगी, और जो उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे उसकी हरी झंडी के बाद उतारे जाएंगे, बड़े पैमाने पे प्रत्याशी बदले जाएंगे। लेकिन अब जाके जो सीन सामने आया है, ये 8 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। ये वो लोग हैं जो सीधे भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा के लिए ही ये लोग काम करते रहे। इसमें अधिकांश वो लोग हैं जो सिटिंग एमएलए हैं। और 2 उम्मीदवारों की अगर बात करते हैं, देवीलाल धाकड़ जो गरौड़ से उम्मीदवार है और दूसरे जो है माधव मारू जो मनासा से उम्मीदवार है, ये दोनों संघ के टिकट माने जा रहे हैं। और इन टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संघ ने इनकी उम्मीदवारी दी है। मुझे एक और खास बात एक और देखने को मिली कि हमारा ये इलाका संघ परिवार की नर्सरी माना जाता है, और इस बार ये देखने को मिल रहा था कि संघ उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रहा था जब टिकटों की घोषणा हुई। तो लेकिन जब वचन पत्र में कांग्रेस ने जो है संघ को लेकर के अपने वचन पत्र में डाला कि उनकी जो शाखाएं हैं वो सरकारी प्राइमेसेस में नहीं लगने देंगे, सरकारी कर्मचारियों को वहां नहीं जाने देंगे, उसके बाद संघ कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया सोशल मीडिया पे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को ये जो संघ को संबंधित जो वचन पत्र में चीज डालना, क्या उनको महंगी पड़ सकती है? श्याम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो संघ को लेकर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो बात बोली है कि जो गवर्नमेंट प्राइमाइसेस है उसमें संघ की शाखाएं नहीं लगेगी और जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है वे संघ में नहीं जा पाएंगे, तो इसमें 2 तरह की बात सामने आ रही है। पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें एक कांग्रेस की सोची समझी चाल नजर आती है, क्योंकि हमेशा जब चुनाव आते हैं तब एक बात साफ तौर पे निकल के आती है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए संघ लग गया है, संघ मतदान करा रहा है, संघ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो हो सकता है कि कांग्रेस ने ये वचन पत्र में ये बिंदु डालकर संघ से जुड़े जो लोग हैं उनको डराने की या उनको बैकफुट पे धकेलने की कोशिश की हो। वहीं दूसरी तरफ जो बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वचन पत्र में इस बिंदु से इसलिए खुश दिखाई दे रहे हैं कि इस लाइन को पढ़ने के बाद संघ को ये लगने लगेगा कि अगर हमने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की तो सरकार कांग्रेस की आने के बाद दुख उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी इस बिंदु को लेकर अपनी जगह खुश है, कांग्रेस इस बिंदु को लेकर अपनी जगह खुश है। आने वाले समय में चुनाव बताएंगे कि इस जो वचन पत्र में कांग्रेस ने जो उल्लेख किया था उसका फायदा किसको हुआ और उसका नुकसान किसको हुआ। मुस्वा जी, एक और अब जो है अपन अपने क्षेत्र नीमच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये पहले माना जा रहा था कि जब टिकट घोषणा हुई टिकटों की और कांग्रेस की तरफ से जब 2 प्रत्याशी जो जिनके जो जिस क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे उनको वहां टिकट नहीं दिया और दूसरे चेंज किया गया, सत्यनारायण पाटीदार को नीमच कर दिया गया और उमराव सिंह जी को मनासा। जब ये स्थिति मानी जा रही थी तो वॉक ओवर जैसी स्थिति मानी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था और कि हम लोग अब 20,000 25,000 से डबल से जीतेंगे, कई चीजें की बातें सामने आई। लेकिन अब क्या परिदृश्य बन रहा है, क्या स्थिति अब हो गई? शाम, जब ये टिकट को का अनाउंसमेंट 8 नवंबर को हुआ था तब अनाउंसमेंट होते ही हम लोगों ने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों का और किसानों का एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। और आप ये देखिए कि इस संसदीय क्षेत्र में एकमात्र गुजर उम्मीदवार है उमराव गुजर, मनासा से जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। गुजर गायरी और धनगर वोटों की 50,000 संख्या है। मुझे ये भी फीडबैक मिला है कि ये जो पठार के इलाके के जो गुजर है वो माधव मारू को सपोर्ट करते रहे, उन्हीं का नतीजा है कि उन वोटों के कारण माधव मारू निर्दलीय तौर पे 30-35,000 वोट लाते थे। तो उमराव गुजर को मनासा भेज के पार्टी ने बड़ा गुजर कार्ड खेल दिया। वहीं सत्यनारायण पाटीदार जो है वो पाटीदार है, किसान है और नीमच में पाटीदारों की नफरी 20,000 के आसपास मानी जाती है। तो अभी दोनों उम्मीदवार जब मैदान में आए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई है कि कांग्रेस इन दोनों के नाम पे एकमत हो गई। नीमच में सारे नेता प्रचार में लग गए, मनासा में सारे नेता प्रचार में लग गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीमच और मनासा में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अपने उम्मीदवार के साथ उतनी ताकत से अभी नहीं लग पाए। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में देखा जाए
तो सीटें बदलने के बावजूद कांग्रेस अपनी रणनीति में आगे दिखाई दे रही है। ये खास बात जैसे कि आपने कहा, कांग्रेस अपनी रणनीति में जो कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। तो क्या जातिगत आधार पे जो है टिकट का जो बंटवारा हुआ, तो कांग्रेस के जो बड़े धड़े हैं, क्या उनके बीच में किस तरह के समीकरण बने और क्या रहा, मतलब क्या उन्होंने क्या सोच की होगी? मालवा के इस हिस्से के अंदर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 3 बड़े नेता अपना दखल रखते हैं। एक कमलनाथ है, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया है और तीसरे जो है वो दिग्विजय सिंह है। इस 8 सीट का अगर अपन विश्लेषण करें तो 8 सीट में से 2 सीटें जो है वो सिंधिया के खाते में गई है। परशुराम सिसोदिया जो है वो उनके माने जाते हैं और के सिंह जो कालूखेड़ा से चुनाव मैदान में, जावरा से के सिंह कालूखेड़ा, वो सिंधिया गुट से माने जाते हैं। 2 टिकट जो है दिग्विजय सिंह के खाते में माने जा रहे हैं, जिसमें एक सुभाष सोजतिया जो गरोड़ से चुनाव लड़ रहे हैं और नीमच से सत्तू पाटीदार का जो टिकट है वो भी दिग्विजय सिंह के खाते में माना जा रहा है। 2-3 टिकट जो है वो कमलनाथ के खाते में माने जा रहे हैं, जिसमें जावद से राजकुमार अहीर, मनासा से उमराव गुजर और मंदसौर से जो नरेंद्र नाहटा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तीनों टिकट कमलनाथ के खाते में माने जा रहे हैं। और एक टिकट जो है जो हरदीप डंका है, वो पार्टी ने इसलिए रिन्यू किया क्योंकि वो बड़े अंतर से चुनाव जीते हुए विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे और जो उनके सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो भी उनके हक में थी। तो कुल मिला के बड़े नेताओं के अगर समीकरण की बात करें तो इसमें कमलनाथ ज्यादा प्लस दिखाई देते हैं, सर्वाधिक टिकट उनके खाते में गए। आखिरी सवाल के आज की तारीख में अब जो है क्या मुद्दा इस संसदीय क्षेत्र में आपको दिखता है कि जो चल रहा है या जिसके आधार पर कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल को या उस पार्टी को फायदा हो सकता है, क्या मुद्दे होंगे अब? हम लोग इन दिनों लगातार विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। करीब करीब 8 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग दौरा कर चुके हैं। इसमें मुख्य बात 2 बिंदु मुझे खास तौर पे दिखाई देते हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो है वो है किसानों का मुद्दा, मंदी का मुद्दा, जिंसों के भाव सही नहीं मिलना, इसको लेकर इलाके में कांग्रेस घूम के बड़ा मुद्दा बना रही है। दूसरी बात आ रही है ST/ST बिल की। जितना भी राजपूत बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर ST/ST बिल में अमेंडमेंट का मुद्दा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। खबरें ये भी आ रही है कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उम्मीदवारों को गांव में जाने पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस जिन 2 मुद्दों को लेकर चलती हुई दिखाई दे रही, वो एक किसानों का मुद्दा है, एक ST/ST बिल का मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके जो प्रत्याशी है वो गांव में विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं। हमारी जहां जहां भाजपा प्रत्याशियों से बात हो रही है वो तमाम लोग गांव में सड़क का, पानी का, बिजली का और अस्पतालों का, स्कूलों की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो विकास नहीं किया, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में ऐसा विकास कर दिखाया है, इसलिए उन्हें ही सरकार में वापस भेजना चाहिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे हमने जो है अभी चुनाव की स्थिति के बारे में जाना कि किस आधार पर यहाँ टिकट दिए गए और उनका कितना फर्क जो है पार्टियों को पड़ने वाला है या प्रत्याशियों को पड़ने वाला है। अभी की स्थिति में कौन कितना किस पे भारी है, इस बारे में भी उन्होंने पूरा जो है विस्तार से बताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव अब अभी चरम पे हैं, अभी 15 दिन 14 दिन और बाकी हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है और किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बदलती है, उन पर भी हम बात लगातार जो है मुस्तफा जी से करते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।